तो आज हम स्टडी करेंगे नरनेस्ट हीट थ्योरम। नरनेस्ट हीट थ्योरम क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि नरनेस्ट ने क्या किया। ही मेड अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड द फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा एच एंड डेल्टा जी। ठीक है, देन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर, कि उसने देखा कि डेल्टा एच और डेल्टा जी कैसे वेरी करते हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच के बीच में जो रिलेशन डिस्क्राइब करती है वो इक्वेशन ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा और एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा, डेल्टा जी विल बिकम टू डेल्टा एच, बिकॉज टी की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई करेगी इस फैक्टर को, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नर्नेस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एज टेम्परेचर इज लोअर टूवर्ड एब्सोल्यूट जीरो द वैल्यू ऑफ करली डेल्टा जी और करली टी डिक्रीजेज एंड देन अप्रोचेज जीरो asymptotically. This means that delta G and delta H are not only equal at the absolute temperature, but the value approaches each other asymptotically in the vicinity of the temperature. This temperature. ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये जीरो का टेम्परेचर आता गया, देखो डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे के क्लोज आते गए और इनकी वैल्यू क्लोज आती गई और धीरे धीरे क्या हो गई, डेल्टा जी विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच। ये हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पता चल रहा है, जहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा एच ये यहाँ पे एरो लगा है और टी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखा गया। ठीक है, तो इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो इसमें अब हम यहाँ पे हमें हर चीज़ का पता चल रहा है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल आ रहे हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है, तो पर हमारे पास एक इक्वेशन और थी, वो क्या थी इक्वेशन, दैट वाज करली ओवर डेल्टा जी ओवर करली टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ये इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी अगर आपको याद होगा। और इसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास और है, डेल्टा एच ओवर करली टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। तो बोलने का मतलब है कि हम इसको, ये इक्वेशन लिखनी हो तो मैं यही लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को लिखना है हमने, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो व्हेन लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, एंड लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा सी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। वह सिंस गैसेज डू नॉट एग्जिस्ट एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो, दिस मीन्स दैट द हीट थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द gases. Similarly, it has been found to be inapplicable to liquids also. The Nernst heat theorem is applicable to solids only. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि Nernst heat theorem is applicable to MCQ आ सकता है, या एक नंबर का आ सकता है कि it is applicable only to solids। ठीक है, या ऐसे आ सकता है why Nernst heat theorem is applicable to solids। तो आप बोल सकते हैं कि इस Nernst heat theorem की जो हमारा डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है वो ये बोलती है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो गैसेज डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, लिक्विड भी मतलब इसीलिए लिक्विड के लिए भी इनएप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पे सॉलिड स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है ये नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, entropy of all the perfectly crystalline solids may be taken as zero at the absolute zero of temperature। ठीक है, तो बोलने का मतलब है क्या, एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो जैसे जैसे इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट ज़ीरो अप्रोच करती है तो वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट जो एंट्रोपी है दैट अप्रोचेस टू जीरो ऑल द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और इसी के साथ हमारा जो ये इस सेक्शन का एक पार्ट है दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है सेकंड पार्ट है इसका केमिकल एनर्जेटिक्स। तो केमिकल एनर्जेटिक्स में कुछ एक डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होती है, इट इज़ द बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्या है, एनर्जी चेंजेस सच एज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी
that accompanying chemical reactions and it is also known as chemical energetics. तो केमिकल एनर्जेटिक्स का मतलब है, इसमें वर्ड क्या है, एनर्जी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी वर्ड मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उनको जो हम मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, तो स्टैंडर्ड स्टेट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, हम हमेशा नॉट का साइन लगाते हैं, जैसे डेल्टा एच नॉट, ठीक है। दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एच इज़ द एंथैल्पी, डेल्टा इज़ द चेंज और नॉट इज़ द स्टैंडर्ड। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड चेंज इन द एंथैल्पी, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, किस तरह से हम मेज़र करेंगे। तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड इज टेकन एज जीरो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट एफ, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट, डेल्टा होता है चेंज होता है, नॉट से स्टैंडर्ड, एच से एंथैल्पी, एफ से फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड is defined as the enthalpy change accompanying the formation of 1 mole of the compound in the standard state from its elements and also taken in the standard state। तो बोलने का मतलब है कि जब हमारा एंथैल्पी चेंज आता है, जब एक किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनता है फ्रॉम इन द स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जैसे CO2 है, ठीक है। तो CO2 बनने के लिए ये किन एलिमेंट से बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज गैसियस, दिस इज ऑल्सो गैसियस, carbon dioxide also gaseous, and delta H naught F is equal to minus 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो उसी तरह वाटर है जैसे, तो उसके लिए भी कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दी इसकी डेल्टा H नॉट F क्या है, इस रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की, दिस इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने निकालनी है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इट इज द समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। तो कंबस्चन का मतलब क्या होता है, बर्निंग, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं कंबस्चन। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन is completely burned to form the products also under standard condition, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास मीथेन है, मान लो CH4, वो किस में, ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, ठीक है, गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस 890.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। जब ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई में कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो वो क्या बनाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसी तरह नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, द हीट एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by the base। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या एसिड है और क्या बेस है। तो मतलब एक सिंपल सी बात है, when acid reacts with the base there is neutralization, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 57.1 किलो जूल पर मोल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एस एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
इसकी वैल्यू कितनी होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।